एक तो है कि बीएचयू में जो आईएमएस है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। दूसरा है कि घर के पास है, तो मैं अपने घर के पास ही रहना चाहती थी। मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में भी हुआ था एमडी में, पर मैंने उसको छोड़ के बीएचयू लिया था घर के पास रहने के लिए। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, ऐसा कभी भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो या फिर कभी ऐसा फील हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब से मैंने देखा है अभी तो काफ़ी अच्छा हुआ है मऊ का एजुकेशन सिस्टम। काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, पता चलता है कि मऊ से काफ़ी लोग हैं जो हर फील्ड में जा रहे हैं। और आगे के टाइम में इंशाल्लाह और ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा बच्चे होंगे जो आगे जाएंगे, एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। मऊ के बच्चे काफ़ी मतलब हर जगह ही हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत है। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल, जिसे सिराज़ हिंद के नाम से जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में एक टाइम था जो इस सरज़मीन के से पढ़कर निकलने वाले, यहाँ तालीमी एतबार से बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं। और फिर से हमें लगता है कि सिराज़ हिंद का जो ये खित्ता फिर से ज़रखेज़ होने लगा है। और इसी खित्ते का एक हिस्सा है मऊ नाथ भंजन। मऊ नाथ भंजन जो हमेशा से इल्मी और अदबी मामलों में बहुत पेशरफ्त करता रहा है और यहाँ की शख्सियत पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त बना चुकी हैं। नाजरीन, हम इन सब बातों को इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो इस मऊ शहर के मायनाज ताजिर हाजी शफीक अहमद डायमंड की साहबजादी हैं और मास्टर मुमताज़ मरहूम साहब की पोती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनके चचा IS 98 बैच के हैं। इनका पूरा घराना तालीमी एतबार से पूरी तरीके से मुकम्मल है। और इनके नाना जो पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, मौलाना सैदुर्रहमान आज़मी साहब, जो इनके बारे में जितनी भी हम तारुफ़ कराएं वो कम है। लेकिन हम सीधे सीधे आज उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 2011 में CPMT की इंट्रेंस दिया था, जिसमें वो 6 जगह में से 5 जगह कामयाब रही थी। उस टाइम में भी अपना लोहा पूरे मऊ में मनवाया था और एक बार फिर उन्होंने अपने तालीमी मैदान में एक शनाख्त कायम की है कि उन्होंने नीट SS में DM एंडो निकाला है, जिसकी वजह से इन्हें हर तरफ से मुबारकबाद पेश की जा रही है। तो हम सीधे डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल के ज़रिए इनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपको इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद है। थैंक यू, शुक्रिया। हम ये जानना चाहते हैं कि और हमारे जो सामेईन हैं वो भी आपको, जो नाजरीन हैं वो भी आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पहले आप ये बताएं कि आपका तालीमी जो सफ़र है वो कहाँ से आगाज़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरम नाहिद। मैंने अपना जो स्टार्टिंग से मेरी एजुकेशन है वो नर्सरी से लेके 8 तक अल फारूक मॉडल स्कूल में हुई थी। फिर मैंने अपना हाई स्कूल जो है सेंट्रल एकेडमी से पास किया था। फिर मैंने इंटर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उसके बाद सन 2011 में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MBBS किया था। 2016 में मेरा MBBS कंप्लीट हुआ था। 1 साल के इंटर्नशिप के बाद 2017 में मैंने MD मेडिसिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। इस साल जुलाई में मैंने MD मेडिसिन पास किया है। अभी सितंबर में नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम, जिसमें मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 आई है। ऑल इंडिया रैंक 45 आई है और इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो तालीमी सफ़र रहा है, माइनॉरिटी में एक ये होता है कि लड़कियों की तालीम के लिए बहुत सारे मराहिल आते हैं। क्या आपको इस तरीके के कुछ मसाइल दरपेश आए? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे दादा जान ने सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए मेरी, तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने MBBS और MD जो किया है BHU से किया है और हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटियों में आपने अपना सिलेक्शन कराया था। लेकिन क्या ख़ास बात आपको ऐसी लगी कि आपने BHU को सिलेक्ट किया? एक तो है कि BHU में जो IMS है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। दूसरा है कि घर के पास है,
तो मैं अपने घर के पास ही रहना चाहती थी। मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में भी हुआ था एमडी में, पर मैंने उसको छोड़ के बीएचयू लिया था घर के पास रहने के लिए। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, ऐसा कभी भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो या फिर कभी ऐसा फील हो, कुछ भी नहीं है, अच्छा है वहाँ पे बहुत। इरम नाहिद की कामयाबी के बाद मऊ के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो क्या उम्मीद कर सकती हैं इरम नाहिद से? मैं सारे बच्चों को, सबको यही बोलना चाहूँगी कि सबको अपना पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सपोर्ट करने के लिए होते हैं और सबके अंदर टैलेंट होता है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें अपनी मेहनत करके अपना टारगेट बना के एम लेके आगे चलना चाहिए। कामयाबी अपने आप इंशाल्लाह मिलेगी सबको। ऐसा माना जाता है कि जो मेडिकल पेशा है, मेडिकल पेशे में आने के बाद एक टाइम में तो ये डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम में डॉक्टर नाम आते ही लोग कहते हैं डाकू हैं। आपका क्या नज़रिया है इसमें? बस जो प्रॉब्लम है बस डॉक्टर की तरफ से नहीं है, गलतियां दोनों तरफ से हैं। अगर जैसे कहा जाता है डॉक्टर भगवान है, पर भगवान नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो इलाज होती है। हम हज़ार कोशिश कर ले फिर भी मरीज़ की जान नहीं बचा पाते। मेरे साथ खुद भी ऐसा मैंने ऐसी फेस की है कंडीशन, जिसमें चाहते हुए भी हमें भी बहुत अंदर से बुरा लगता है कि हम अपने मरीज़ की जान नहीं बचा पाए। पर कुछ बीमारियां होती हैं, लास्ट स्टेज में पेशेंट आया या कोई कैंसर पेशेंट है जिसका इलाज नहीं है, तो उसमें मरीज़ का डेथ हो जाती है। पर इसमें क्या है कि आज की जनता ने बस अपने दिमाग में बिठा लिया है कि डॉक्टर ने मारा है। ये बात सबको समझनी चाहिए। उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर नहीं है ज़िंदगी, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, तो वो उनको मार धाड़ पे नहीं आना चाहिए। वो क्लिनिक तोड़ देते हैं। हमें अपनी खुद कभी कभी ऐसा हुआ है, जान का खतरा लगता है वहाँ पे मरीज़ की मौत के बाद। तो इसको दोनों तरफ से समझना चाहिए। अगर जनता ऐसा करती है तो फिर डॉक्टर भी उसके बाद वो हो जाता है। अगर कोई मरता हुआ पेशेंट आएंगे, किसी ने एक बार झेला है कि किसी ने आके मार दिया, तो वो अगली बार पेशेंट लेने से डरेगा, वो नहीं ले पाएगा पेशेंट। तो इसमें गलती किसी एक की नहीं कि आपने डॉक्टर को डाकू कह दिया या फिर जनता ऐसा है, दोनों की गलती है। जनता को समझना चाहिए इस बात को कि जो है 100% किसी मरीज़ को नहीं बचाया जा सकता है। आज कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी फ़ीस बड़ी लंबी लंबी है, 1000 2000 और लाखों में ऑपरेशन की फ़ीस है। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बड़े मसाइल पेश आते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करने मऊ आती हैं तो आप गरीबों के लिए क्या फैसिलिटी देना चाहेंगी? मैं गरीबों को सेवा करना चाहूँगी। उनके लिए जो है फ़ीस एटलीस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि 15 साल 16 साल ज़िंदगी के निकल जाते हैं पढ़ाई करते करते मेडिकल की। उसके बाद जो है कुछ लोग अब प्राइवेट जो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है, थोड़ा शायद खर्चा हो जाता है। पर गवर्नमेंट अस्पताल में अभी भी सस्ता इलाज होता है और अच्छा भी इलाज होता है। ऐसा लगता है हमें सोच के कि गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज नहीं होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उसको वहाँ पे भी जाके इलाज कराना चाहिए। आपके चचा जो हैं आईएएस हैं, आप डीएम होने वाली हैं, आपने क्वालिफाई किया है। मऊ में जो तालीमी सरगर्मियां हैं, आपको क्या लगता है कि जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी हैं और यहाँ से बच्चे निकल सकते हैं, या उनमें कुछ और इस्लाह करने की ज़रूरत है? जब से मैंने देखा है अभी तो काफ़ी अच्छा हुआ है मऊ का एजुकेशन सिस्टम। काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, पता चलता है कि मऊ से काफ़ी लोग हैं जो हर फील्ड में जा रहे हैं। और आगे के टाइम में इंशाल्लाह और ज़्यादा लोग होंगे, और ज़्यादा बच्चे होंगे जो आगे जाएंगे, एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। मऊ के बच्चे काफ़ी मतलब हर जगह ही हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत है। इतना बड़ा शहर है और इस शहर में कोई मियारी लाइब्रेरी नहीं है, क्या आपको इसकी कमी महसूस नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। क्या करना चाहेंगी इस सिलसिले में? इस सिलसिले में जितने सोशल वर्कर हैं उनको इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए इसके बारे में कुछ। आखिरी सवाल है कि इतनी बड़ी जो कामयाबी मिली है आपको, इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहती हैं? इसमें क्रेडिट तो सबका है। सबसे पहले तो मेरे अम्मी अब्बू का है, दादा का है, नाना का है, फिर मेरे टीचर्स हैं, सबका ही क्रेडिट है इसमें। पैगाम क्या है यंग को? यही पैगाम है कि आप बस अपना एक एम बनाइए, टारगेट बनाइए और उस पर चलिए, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी आपको। शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर इरम नाहिद को। इनका कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना हदफ तय करिए और उसके बाद उसी हदफ के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। नाज़रीन, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम आपको आगे भी डॉक्टर नाहिद से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।